नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, सपा बसपा गठबंधन पर किया वार। अयोध्या विवाद पर बोले सीएम योगी, कोर्ट हमें सौंप दे मामला तो 24 घंटे में कर देंगे निपटारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय मेवाड़ बांगड़ दौरा, नाथ द्वारा मंदिर में की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। और राजस्थान में फिर बड़ा फेरबदल, 45 आईएफएस और 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी को जैसे ही सक्रिय राजनीति में उतारा, उन पर राजनीतिक हमले होने शुरू हो गए। भाजपा के महासचिव ने एक वीडियो साझा करके उन पर हमला किया था, जिसमें प्रियंका वाड्रा खुद को बरसाती मेंढक बता रही हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें बाइपोलैरिटी का शिकार बताया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा, उसको एक बीमारी है जो सार्वजनिक जीवन में अनुकूल और उपयुक्त नहीं है। उसको बाइपोलैरिटी कहते हैं, यानी उसका हिंसावादी चरित्र दिखाई पड़ता है, लोगों को पीटती है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि कब संतुलन खो बैठेगी, ये किसी को पता नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी प्रियंका पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि एक दागी जीवन साथी वाली महिला को लॉन्च करने से अगर कांग्रेस खुश है तो उन्हें ये खुशी मुबारक। अयोध्या विवाद को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट यदि इस मामले को हमें सौंप दे तो 24 घंटे में इसका निपटारा कर देंगे। सीएम योगी ने यह बयान एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर पर जनता के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। वे बोले, जनता का राम मंदिर पर धैर्य तेजी से खत्म हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर जल्द फैसला सुनाने में असमर्थ है तो कोर्ट ये फैसला हमें सौंप दे, हम इस मामले को 24 घंटे में सुलझा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान उनसे सवाल किया गया, क्या वे राम मंदिर का मुद्दा बातचीत से सुलझाएंगे या फिर किसी और तरीके से, तो इस पर वे बोले कि पहले कोर्ट को इस मुद्दे को हमें सौंपने दीजिए। वे बोले कि मैं कोर्ट से यह अपील करता हूं कि इसे जल्द से जल्द निपटा दे। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये माना था कि बाबरी ढांचे को हिंदू मंदिर या स्मारक तोड़ने के बाद बनाया गया था। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ साजिश रचने और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। एसपी सुधांशु धर मिश्रा, जो कि सीबीआई के बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज फ्रॉड सेल में कार्य करते थे, उन्होंने 22 जनवरी को चंदा कोचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। अगले ही दिन उनका तबादला एजेंसी की रांची के आर्थिक अपराध शाखा में हो गया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सोशल मीडिया के जरिए सीबीआई की एफआईआर पर सवाल खड़े कर दिए। जेटली ने एफआईआर पर सीबीआई के दुस्साहस से बचने और सिर्फ दोषियों पर ध्यान देने की नसीहत दी थी। उन्होंने पूछा था कि लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय अंतहीन यात्रा का रास्ता क्यों चुना जा रहा है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेटली की टिप्पणी को रीट्वीट किया था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जेटली की टिप्पणी बड़ों की सलाह है और इसे एजेंसी में किसी भी मध्यस्थता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। साथ ही सपा बसपा गठबंधन पर वार किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी और मैंने मायावती को कभी बहन नहीं बनाया तो वो अखिलेश की बुआ कैसे हो सकती हैं। शिवपाल बोले, अखिलेश को बबुआ भी बना दिया। बबुआ ने बाप से धोखा किया, बुआ ने अपने भाइयों को धोखा दिया है। मैंने अखिलेश के लिए क्या क्या नहीं किया, जिसने कभी बाप को नहीं समझा और मुझे चाचा नहीं समझा। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए, इसी कारण मैंने अलग पार्टी बनाई। इसके साथ ही शिवपाल ने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन पर भी वार किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत रत्न पुरस्कार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि पिछले 70 सालों में एक भी सन्यासी को भारत रत्न नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों में एक भी सन्यासी को भारत रत्न नहीं मिला है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने
सिद्धगंगा के महंत शिव कुमार स्वामी को भारत रत्न न दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि मैं प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने का स्वागत करता हूं, लेकिन शिव कुमार स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने अनाथ लोगों की शिक्षा के लिए काम करते हुए अपना जीवन गुजारा। उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने भारत रत्न न दिया जाना बहुत दुखद है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा कि मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी या शिव कुमार स्वामी जी में से कम किसी सन्यासी को भी भारत रत्न दिया जाए। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की मौत को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट अभी भी चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही आयकर विभाग ने सभी को ये बताकर आश्चर्यचकित कर दिया कि अपनी मौत से 10 साल पहले तक तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जिस घर में रहती थी उसे आयकर विभाग ने 16.74 करोड़ रुपए बकाया होने की वजह से अटैच किया हुआ था। ये तथ्य तब सामने आया जब मद्रास हाईकोर्ट के सामने आयकर विभाग ने कहा कि वेद निलायम जयललिता का पॉश गार्डन रेजिडेंस साल 2007 से ही विभाग ने अटैच किया हुआ था। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास जानकारी है कि व्यावसायिक और आवासीय संपत्ति, जिसमें कोडानाड की संपत्ति भी शामिल है, से हर महीने किराए का पैसा आ रहा है। उन्होंने कहा कि बकाया राशि 5 दिसंबर 2016 से उनकी मौत के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक इसे चुकाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने सब रजिस्ट्रार्स को सूचित करने के अलावा कई बार पूर्व मुख्यमंत्री को रिमाइंडर भेजे थे कि वे कर का बकाया दें, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ना तो बकाया राशि दी और ना ही अपनी संपत्ति को अटैच करने के लिए जारी किया। उनकी फाइल में कागजों के बंडल हैं जिनमें सम्मन, रिमाइंडर आदि की जानकारियां हैं। अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना के एयर बेस तैयार करने के बाद अब भारत ने हिंद महासागर में अपने दायरे को विस्तार करने पर योजना बनाई है। खबर के मुताबिक हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अगले 10 सालों में 5,650 करोड़ की लागत से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के धरातल पर आते ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में भारतीय सेनाएं अतिरिक्त युद्धपोत विमान, ड्रोन, मिसाइल बैटरी और सैनिक तैनात किए जा सकेंगे। लंबे समय से सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम के बीच हुई गहन चर्चा के बाद अंडमान और निकोबार कमांड के लिए यह खास योजना तैयार की गई है। इस योजना की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली सुरक्षा योजना समिति ने भी की है, जिसमें 3 सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। बताया गया है कि शुरुआत में इस योजना की लागत में लगभग 10,000 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन पहले से ही मौजूद या एएनसी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया। इसके अलावा 2027 तक अंडमान और निकोबार कमांड में भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने के लिए एक और व्यापक योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके लिए 5,370 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अभी तक अपने केबल ऑपरेटरों और डीटीएच कंपनी से परेशान होने के बाद भी लोगों को उन्हें बदलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब लंबे समय तक ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक नई व्यवस्था लेकर आ रहा है। ये सुविधा साल के अंत तक मिल जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार टीवी देखने वालों को ये आजादी होगी कि वे अपने केबल ऑपरेटरों और डीटीएच कंपनी को बदल सकें। इस व्यवस्था के तहत सेट टॉप बॉक्स में भी अपनी मर्जी की कंपनी का कार्ड लगाया जा सकेगा। अपने मौजूदा ऑपरेटरों से जो लाखों लोग परेशान हैं, वे अपनी मर्जी का ऑपरेटर चुन सकेंगे। ट्राई के इस कदम का डीटीएच ऑपरेटर्स और केबल सर्विस वाले विरोध कर रहे हैं, जिसमें ट्राई को भी मुश्किल हो सकती है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत 2 दिवसीय मेवाड़ वांगड़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अशोक गहलोत आज सुबह राजकीय विमान से काकरौली पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनकी अगवानी की। इस दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। काकरौली से मुख्यमंत्री सीधे नाथद्वारा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। अपने 2 दिवसीय वांगड़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का कार्यक्रम है।
राजस्थान में एक बार फिर बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बार भारतीय वन सेवा के 45 और 3 पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार देर रात जारी की गई सूची में आईपीएस विकास शर्मा, मनोज कुमार और राममूर्ति जोशी का तबादला किया गया है। विकास शर्मा को पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पुलिस आयुक्तालय जयपुर, मनोज कुमार को पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर उत्तर पुलिस आयुक्तालय जयपुर और राममूर्ति जोशी को पुलिस अधीक्षक सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर के पद पर लगाया गया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही राज्य में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव का दौर शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री ने लंबे समय से एक ही पदों पर जमे अफसरों का तबादला कर दिया था। इनमें आईएएस, आईपीएस समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।